साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे कि अगर उससे संबंधित कोई अन्य भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हर एक एग्जाम में अब करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज हो गया है, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो करंट अफेयर्स के ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर को कवर करते हुए चलना है। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए, तो प्रश्न नंबर 1 है, अभी हाल ही में पीएम मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है। जैसा कि आपको पता है, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, तो इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कितनी किताबों का विमोचन किया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, इसका आंसर है ए, यानी कि 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। तो कौन कौन सी ये पुस्तकें हैं, इसके लेखक कौन है, वो सारी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। तो देखिए, पीएम मोदी ने देश के पहले कानून मंत्री एवं संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन पर आधारित 4 पुस्तकों का विमोचन किया है। तो पुस्तकों के लेखक कौन है, तो इन पुस्तकों के लेखक हैं किशोर मकवाना। ठीक है, इन्होंने इन पुस्तकों को लिखा है। और ये 4 पुस्तकें कौन कौन सी हैं, आपसे किसी भी एक पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। तो पहली पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, दूसरी है डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, तीसरी है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और चौथी है डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। तो चारों किताबों को आपको नाम भी याद रखना है, इसके लेखक कौन है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में इन 4 में से एक ना एक किताब पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, 17 अप्रैल को 8वें इंडो किर्गिज युद्धाभ्यास का शुभारंभ हुआ है। यह युद्धाभ्यास किस नाम से किया जाता है। ऑप्शन ए है मयंक, ऑप्शन बी है हैंड इन हैंड, ऑप्शन सी है मित्र शक्ति या फिर ऑप्शन नंबर डी है खंजर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि खंजर के नाम से इंडो किर्गिज युद्धाभ्यास जो है वो किया जाता है, जिसका 8वां संस्करण अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ है। चलिए कुछ जानकारी देते हैं आपको। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। यह युद्धाभ्यास किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में प्रारंभ हुआ है। तो याद रखिएगा, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो बिश्केक जो है वो किर्गिस्तान की राजधानी है। पहली बार यह युद्धाभ्यास 2011 में किया गया था। यह युद्धाभ्यास स्पेशल फोर्स के कमांडोज के द्वारा किया जाता है। तो किसका ये युद्धाभ्यास है, तो जो स्पेशल फोर्स के कमांडोज होते हैं उन लोगों का यह युद्धाभ्यास है। ठीक है, 2011 में पहली बार किया गया था। मुद्रा याद रखिएगा, तो किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम और राजधानी हमने आपको बता दी, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन से। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, अभी हाल ही में विजडन क्रिकेट अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। इसमें लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का जो है खिताब किसे दिया गया है, मतलब कि T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड कौन यहाँ पर किसको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑप्शन है बाबर आजम, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है किरण पोलार्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी है जेसन होल्डर। चलिए आंसर देखते हैं, कौन है T20 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। सही आंसर है सी, यानी कि किरोन पोलार्ड को जो है विजडन क्रिकेट ने T20 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। आइए देखते हैं बाकी किस किस को भारत की तरफ से जो है पुरस्कार मिला है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर किरोन पोलार्ड को विजडन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर के पुरस्कार से नवाजा गया है। कहाँ के प्लेयर हैं ये, तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। ठीक है, वहीं ऑलराउंडर बेन स्टोक को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। बेन स्टोक को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। 2010 के दशक के लिए कप्तान विराट कोहली को पुरस्कार दिया गया। सचिन तेंदुलकर को 1990 के दशक के लिए, वहीं 1980 के दशक के लिए कपिल देव को पुरस्कृत किया गया है। तो भारत के जितने भी प्लेयर यहाँ पर पुरस्कृत किए गए हैं उन सबको आपको याद रखना है। तो सचिन तेंदुलकर को 1990 के लिए, 1980 के लिए कपिल देव को और जो आपके विराट कोहली इन्हें 2010 के लिए पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। दिवस वाला प्रश्न आ गया है। दिवस वाले प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 अप्रैल, ऑप्शन बी है 15 अप्रैल, ऑप्शन सी है 17 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है 14 अप्रैल। तो आइए देखते हैं कब मनाया गया यह दिवस। सही आंसर है सी, यानी कि 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए,
विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस हीमोफीलिया और अन्य रक्त विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो रक्त से संबंधित बीमारी होती है हीमोफीलिया, तो साथ ही साथ में जितनी अन्य जो है रक्त की विकारों से संबंधित बीमारियां हैं उनके बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम आपको याद रखनी, क्योंकि थीम आपसे जरूर पूछी जाती है। तो वर्ष 2021 की थीम क्या है? परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। ये जो है वर्ष 2021 की थीम है विश्व हीमोफीलिया दिवस की, जो कि 17 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5, केंद्र ने अहमदाबाद में डीआरडीओ के द्वारा स्थापित किए जा रहे हॉस्पिटल में कितने डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन नंबर डी है 30। यहाँ पर डीआरडीओ जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। तो कितने यहाँ पर डॉक्टरों को प्रतिनियुक्ति के आदेश दिया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 25 जो डॉक्टर है उनकी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। और ये सारे डॉक्टर जो है वो आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे। ठीक है, अर्धसैनिक बलों के और जो है आर्मी वाले, ये सारे डॉक्टर इसमें प्रतिनियुक्ति इन डॉक्टरों की जाएगी। चलिए देखते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद में डीआरडीओ द्वारा स्थापित किए जा रहे 900 बेड वाले हॉस्पिटल में अर्धसैनिक बलों के 25 डॉक्टर और 75 पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति का फैसला लिया। यानी कुल मिलाकर के 100 लोगों का स्टाफ यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा इस हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। गुजरात में 16 अप्रैल को कोविड के 8,962 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बहुत तेजी से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इस वजह से डीआरडीओ ने 900 बेड वाला एक जो है यहाँ पर हॉस्पिटल खोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने चंद्रमा पर यात्रियों को उतारने के लिए किस संगठन के साथ में अनुबंध प्राप्त किया है? तो जैसा कि आपको पता है एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और उसने यहाँ पर वादा किया था कि हम लोगों को चंद्रमा पर घुमाने के लिए। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि किससे अनुबंध किया है। अब देखो प्राइवेट कंपनी है तो डायरेक्ट तो जा नहीं सकती, किसी न किसी से अनुबंध करेगी तभी तो जाएगी। तो वही पूछा जा रहा है किसके साथ में अनुबंध किया है। ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है नासा या फिर ऑप्शन नंबर डी है जाक्सा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर से, यानी कि नासा के साथ में यहाँ पर स्पेस एक्स ने अनुबंध किया है। ये हम यात्रियों को लेकर के जाएंगे कहाँ पर? चंद्रमा पर। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर 2 उड़ानों की बात की गई है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए अमेरिका की कंपनी नासा से अनुबंध प्राप्त किया है। जैसा कि आपको पता है नासा जो है वो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कंपनी है, तो वहाँ से अनुबंध प्राप्त किया है। इसमें स्पेस एक्स की 2 उड़ानें शामिल हैं। पहली उड़ान बिना चालक दल के परीक्षण उड़ान है, तो पहली प्रैक्टिकल करने के लिए वैसे एक जो है स्पेस एक्स की एक उड़ान जाएगी वहाँ पर, ये आसानी से लैंडिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी उड़ान में यात्रियों को ले जाने वाली उड़ान है, तो दूसरी उड़ान जो जाएगी उसमें यात्री जाएंगे और पहली उड़ान जो है वो केवल प्रैक्टिकल के लिए जाएगी। ठीक है, तो नासा के साथ में यहाँ पर अनुबंध किया स्पेस एक्स ने। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो देखिए, कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारतीय सेना ने अपने कार्यालयों में कितने प्रतिशत शारीरिक उपस्थिति कम कर दी है? यानी कितने प्रतिशत स्टाफ अब भारतीय सेना में प्रतिदिन नहीं आया करेगा, नंबर वाइज नंबर अब लोग आया करेंगे। ऑप्शन है 40%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 60% या फिर ऑप्शन नंबर डी है 70%। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर भी, यानी कि 50% ही जो स्टाफ है वो एक दिन आया करेगा, अगले दिन फिर 50%, अगले दिन फिर 50%। इस तरह से जो है उस शारीरिक उपस्थिति जो है वो 50% कम कर दी गई है भारतीय सेना के कार्यालयों में। तो देखिए, कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारतीय सेना में कार्यालयों में शारीरिक उपस्थिति 50% तक कम कर दी गई है। सभी अधिकारियों से कोविड प्रोटोकॉल को मानने की सलाह दी गई है एवं भीड़ से जो है उससे दूर रहने को कहा गया है। ठीक है, तो कोविड प्रोटोकॉल यही है कि आपको 50% लोगों को एक दिन आना है, 50% लोगों को अगले दिन आना है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने भारतीय वायुसेना को लाइट बुलेट प्रूफ वाहन उपलब्ध कराने के लिए पहले बैच की घोषणा कर दी है? बहुत अच्छी खबर है कि भारतीय वायुसेना को जो है लाइट बुलेट प्रूफ जो है वाहन अब यहाँ पर मिला करेंगे। ऑप्शन है टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी अशोक लीलैंड, ऑप्शन सी है मारुति सुजुकी या फिर ऑप्शन नंबर डी है महिंद्रा ग्रुप्स। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर भी, यानी कि अशोक लीलैंड ने घोषणा की है कि अब वो जो है बुलेट प्रूफ वाहन उपलब्ध कराएगा भारतीय वायुसेना को। आइए देखते हैं। तो देखिए, अशोक लीलैंड ने भारतीय वायुसेना को LBPV, आपको LBPV का फुल फॉर्म भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो लाइट बुलेट प्रूफ वाहन इसका फुल फॉर्म हो जाता है कि पहले बैच के वितरण की घोषणा कर दी है। यह पूरी तरह से स्वदेशी और भारत में निर्मित किया गया है। कौन सा ये बुलेट प्रूफ जो वाहन है? ठीक है, इसे LM से अशोक लीलैंड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है। तो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, पूर्णतः भारत में निर्मित है, स्वदेशी ये जो है वाहन बनाए गए हैं। ठीक है, अशोक लीलैंड ने इन वाहनों को बनाया है, लाइट बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखिए,
भारत ने अप्रैल 2021 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं ने कितने पदक जो है महिलाओं ने हासिल किए हैं, ये पूछा जा रहा है। कहाँ पर? तो कजाकिस्तान में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप चली है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो महिलाओं ने कुल कितने पदक जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कजाकिस्तान में? सही आंसर है बी, यानी कि कुल मिलाकर के 7 पदक भारत ने जीते हैं, भारत की महिलाओं ने जीते हैं। चलिए आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, भारतीय महिलाओं ने कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक हासिल किए हैं। तो टोटल 7 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 4 स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, भारतीय पहलवान अंशु मलिक और विनेश फोगाट ने अपने अपने स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक भी जीता है। तो 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत करके कुल मिलाकर के 7 पदक यहाँ पर जीते हैं। 2 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, अंशु मलिक और विनेश फोगाट, दोनों ही पहलवान हैं। ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में कि ये दोनों जो है किस खेल से संबंधित हैं। तो पहलवान है अंशु मलिक और विनेश फोगाट, इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन दोनों लोगों का नाम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत ने गगनयान मिशन के लिए अग्निरोधी कैरी बैग की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? जैसा कि पता है आपको, भारत अपना एक गगन मिशन यान जो है लॉन्च कर रहा है अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो उसके लिए कैरी बैग की आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है, यानी कैरी बैग की आवश्यकता पड़ती है जो कि अग्निरोधी हो, मतलब कि जिसमें आग वगैरह ना लगे। तो इसकी आपूर्ति के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान या फिर ऑप्शन डी है फ्रांस। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि फ्रांस के साथ में यहाँ पर समझौता किया है। तो आइए देखते हैं फ्रांस की कंपनी कौन सी है। देखिए, भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने 15 अप्रैल को गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 15 अप्रैल को ये हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत फ्रांस की अंतरिक्ष कंपनी CNES, तो आपको याद रखना फ्रांस की अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है, तो CNES फ्रांस की अंतरिक्ष कंपनी है, फ्रांस में बने अग्निरोधी कैरी बैग की आपूर्ति करेगी ताकि झटके और विकिरण से उपकरणों को बचाया जा सके। जैसा कि आपको पता है, जब यहाँ पर लॉन्च होता है कोई भी जो यान वगैरह लॉन्च होता है तो झटके लगते हैं, विकिरण वगैरह निकलती हैं। तो इनसे उपकरणों की सुरक्षा के लिए जो है वो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी जो है CNES कैरी बैग की आपूर्ति करेगी, जो कि अग्निरोधी होगा, जिसमें आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। फ्रांस की राजधानी देख लेते हैं, क्योंकि फ्रांस जो है वो चर्चा में है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। मुद्रा की बात करते हैं तो यूरो मुद्रा है वहाँ की, और 1 यूरो बराबर 89 भारतीय रुपए होते हैं। 89 भारतीय रुपए 1 यूरो बराबर होते हैं। देखिए अब क्या है, प्रश्न ऐसे पूछ लिया जा रहा है, तो हम जो भी आपको करेंसी कराते हैं तो उसके सामने भारतीय मुद्रा से भी कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब कल के प्रश्न की बात करते हैं। तो कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सुरेश रैना जो है अभी चर्चा बने हुए, उनकी किताब लॉन्च हुई है, संन्यास भी लिया है, तो पूछा जा सकता है तो सुरेश रैना किस टीम से खेलते हैं IPL में? तो सही आंसर था चेन्नई सुपर किंग से सुरेश रैना खेलते हैं। किस किसने बिल्कुल सही आंसर दिया वो आज देख लेते हैं। तो संध्या पाटले, देव शर्मा, मोनिका शर्मा, UV सिंह, और इन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जो है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से सुरेश रैना खेलते हैं। ठीक है, अब आपसे आज का प्रश्न है कि मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है जिन्हें अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है जिन्हें अभी हाल ही में राजीव गांधी पुरस्कार 2020 दिया गया है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मरियप्पन थंगावेलु जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको आंसर पता होगा और आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक बार भी अगर आप कोई चीज़ को कमेंट बॉक्स में अगर लिख देते हैं तो वो आपके दिमाग में छप जाता है, उस प्रश्न को फिर आप कभी गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण थे सारे के सारे प्रश्न आपके लिए, और हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो लेकर के आते रहते हैं MPPSC के लिए। आज आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो है वो प्रैक्टिस सेट 12 बजे आपको मिल जाएगा आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, वहाँ से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, प्रैक्टिस वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।